हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईआर डायग्राम, जो कि आरआरबी जेई का एक टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का। इस वीडियो में मैं केवल ईआर डायग्राम को एक्सप्लेन करने वाला हूं, और जो डेटाबेस का पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है एक वीडियो में। बहुत ही लो लेवल से कोई बंदा जानता भी नहीं हो कंप्यूटर को तो भी वो जान जाएगा, तो भी वो डेटाबेस को समझ सकता है उस वीडियो को देखकर। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एकदम शुरू में ही डाल दिया है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। उससे आपको डेटाबेस की एक बेसिक जानकारी पूरी जितनी आपको चाहिए उतनी हो जाएगी। उसके बाद ये ईआर डायग्राम का जो वीडियो है ये एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा, और ये वीडियो भी बस थोड़ी देर का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं ईआर डायग्राम क्या होता है, एंटिटी क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होता है, और ये ईआर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है। कई बार यही पूछ दिया जाता है कि ईआर में आर क्या है, ठीक है। देखो, आप हम डेटाबेस को जानते हैं। डेटाबेस क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है, रिलेटेड डेटा को स्टोर करता है, यानी कि डेटा में हम आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं टेबल्स के फॉर्म में। ज्यादातर टेबल्स के फॉर्म में जो हम नॉर्मली यूज करते हैं उसको RDBMS कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उस वीडियो में आपने देखकर समझ लिया होगा। तो क्या होता है जब आप एक डेटाबेस हम बनाते हैं, डीबी डेटाबेस को कहा जाता है, डीबी शॉर्ट फॉर्म में। डेटाबेस बनने से पहले मान लो एक कोई प्रोजेक्ट है, कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बन रहा है, एप्लीकेशन बन रहा है, उसके डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस बना रहे हैं। अब उसमें एक आदमी काम करता नहीं है, टीम होती है। तो उसमें से एक जो पर्सन है, टीम मेंबर है, वो डेटाबेस डिजाइन कर रहा है, कॉन्सेप्ट बना रहा है कि डेटाबेस में कैसे कैसे किस टेबल में क्या स्टोर होगा, फिर कौन सा टेबल कैसे दूसरे टेबल से रिलेटेड होगा, ये सब चीजें उसने क्रिएट की। तो अब उसको इस डीबी को इस डेटाबेस का जो उसने क्रिएट किया, इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस, है ना। उसका कॉन्सेप्ट बनाया उसने। अभी डेटाबेस बना नहीं है, अभी बस उसका क्या बनाया हमने, ओवरव्यू। एक हम मतलब डेटाबेस डिजाइनर जो है वो एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है, एक ओवरव्यू क्रिएट करता है, उसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस को वो दूसरे टीम मेंबर्स के सामने रखेगा, या टीम की जो मीटिंग होगी उसमें रखेगा, दिखाएगा कि मैं इस तरीके से सोच रहा हूं। फिर उस पर दूसरे टीम मेंबर्स के राय जानने की कोशिश करेगा, फिर ये फाइनलाइज होगा, फिर एक्चुअल डेटाबेस बनेगा। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस बना, इसको वो शो कैसे करे, समझ रहे हो बात, रिप्रेजेंट कैसे करे, प्रेजेंट कैसे करे इसको, क्योंकि अभी वो डेटाबेस बना भी नहीं है ना। और दूसरी बात, मान लो एक डेटाबेस बन भी गया और कोई दूसरा टीम मेंबर आया, या कोई किसी पर्सन को हम अपने सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस केस में आप पूरा अपना डेटाबेस खोल के थोड़ी दिखाओगे उनको कि ये डेटाबेस है, ये टेबल, क्योंकि वो पूरा बहुत बड़ा व्यू बन जाता है। उस केस में हम क्या करें, हम एक छोटा सा कोई फॉर्म बनाएंगे अपने पूरे डेटाबेस का, उसमें डेटाबेस का पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा, एक डायग्राम, क्या, एक डायग्राम, जिसमें डेटाबेस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन का जो है एक प्रॉब्लम आया, डेटाबेस को रिप्रेजेंट कैसे करें, मतलब एक नॉर्मल फॉर्म, एक इजियर फॉर्म में, दूसरों को दिखाने के लिए आसान हो ऐसे फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कैसे करें, डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करें, उसका सॉल्यूशन है ईआर डायग्राम, ठीक है। ईआर डायग्राम एक स्टैंडर्ड मेथड है, किसके लिए, डेटाबेस को इलस्ट्रेट करने के लिए। इलस्ट्रेट मतलब होता है क्या, डायग्रामिक फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में शो करना डेटाबेस को। तो जो आपके सिस्टम का डेटाबेस है, या जो कोई पर्सन ने डेटाबेस डिजाइन किया है, उसको वो आसानी से ईआर डायग्राम की मदद से यहां शो कर देगा। तो वो बहुत छोटे से फॉर्म में शो हो जाएगा, और देखने वाला समझ भी जाएगा कि इसमें वो क्या, कैसे टेबल कैसे बनाना चाह रहा है, कैसे किस टेबल के बीच क्या रिलेशनशिप है, समझ गया बात। और ईआर डायग्राम एक्चुअली में होता क्या है, मेनली इसमें दो ही चीज होते हैं, एक एंटिटी सेट होता है, एक रिलेशनशिप होता है, इसीलिए इसका नाम है ईआर डायग्राम। दो ही चीज इसमें महत्वपूर्ण है, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज और रिलेशनशिप एमॉन्ग एंटिटीज। ये एंटिटीज क्या है, रिलेशनशिप क्या, अभी हम देख लेंगे, समझ रहे हो आप बात। तो ईआर डायग्राम जस्ट एक मेथड है डेटाबेस के कॉन्सेप्ट को शो करने का, ये डेटाबेस को इलस्ट्रेट करने का, बस इस शो करने के काम आता है, ठीक है, समझ गए बात आप। ये स्टैंडर्ड मेथड है, जितने भी लोग डेटाबेस में काम कर रहे होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर के फील्ड में होते हैं, वो ईआर डायग्राम के लैंग्वेज को समझते हैं। इस कारण जब भी उनके सामने ईआर डायग्राम कोई आती है, वो देखकर समझ जाते हैं कि क्या क्या हो रहा है, या कैसे इसमें डेटा अरेंज है। बात समझ में आई। तो ईआर डायग्राम की जरूरत आपको समझ में आ गई। कई बार इससे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ईआर डायग्राम किस काम आता है, ठीक है। ईआर डायग्राम के अलावा और भी दूसरे वे हैं जिसके थ्रू ग्राफिकली डेटाबेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें से एक आता है क्लास डायग्राम। क्या आता है, क्लास डायग्राम। इसमें एंटिटी रिलेशनशिप के बदले क्लासेस के फॉर्म में, क्लास आपने पढ़ा अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, उस फॉर्मेट में, मतलब एग्जैक्ट वैसा नहीं बट उस फॉर्मेट में, ग्राफिकल वे में, ऐसे क्लास के फॉर्म में, ऐसे डब्बे के फॉर्म में
टेबल्स को या डेटाबेस को डिस्क्राइब किया जाता है। तो हम यहाँ क्लास डायग्राम हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया। क्लास डायग्राम जैसा ही एक और मेथड है डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम। इससे भी डेटा के फ्लो को, किसी सिस्टम में डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बट ये जस्ट मैंने आपको नाम बताया, आपको ध्यान देना है केवल ईआर डायग्राम पर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा ईआर डायग्राम होता है, देखो आप, वो एक्चुअली ग्राफिकल वे है ना, ग्राफिक्स के फॉर्म में वो शो करता है हमारे डेटाबेस को, इसलिए उसमें बहुत सारे सिंबल्स प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान रखना, यही सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो का सार, समरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो, ठीक है, यही पार्ट है। सिंबल्स का प्रयोग करके हम एंटिटी और रिलेशनशिप के बीच में डायग्राम यानी कि डेटाबेस को डिस्क्राइब करते हैं ईआर डायग्राम में। देखो आप, रेक्टेंगल ये एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एंटिटी को। ये एकदम आपको दिमाग में, बस आपको ये अगर 6 सिंबल्स याद हो गए, एकदम दिमाग में फिक्स हो गए कौन किसके लिए, बस आप अगर ये डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन आया आप सॉल्व कर दोगे। दूसरा बात, एट्रीब्यूट को, किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को शो करने के लिए इलिप्स का प्रयोग किया जाता है, या इसको कई बार ओवल शेप भी कहा जाता है, ओवल, है ना। तो एग्जाम में के ऑप्शन में अगर ओवल आए, OVAL, तो भी ये इलिप्स को ही बोल रहा है, ठीक है, इसको ओवल शेप कहते हैं। रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए डायमंड शेप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और लाइन से हम क्या बताते हैं, रिलेशनशिप का टाइप कैसा है, कार्डिनलिटी, हम आगे अभी देखेंगे कार्डिनलिटी, किस टाइप का रिलेशनशिप है वो दिखाने के लिए हम लाइंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, देखो ये एट्रीब्यूट के लिए हम क्या कर रहे थे, ओवल यूज कर रहे थे या एलिप्स यूज कर रहे थे। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के लिए डबल ओवल, मतलब डबल लाइन्ड ओवल यूज किया जाता है, डबली हो जाता है वो। उसी तरह एंटिटी था, वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल, तो नॉर्मल एंटिटी के लिए इसको डबल लाइन्ड, जब आप रेक्टेंगल बना दोगे तो ये वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछ दिए जाते हैं क्योंकि ये थोड़े से अलग रहते हैं, बट होते वही चीजें, बट इनमें थोड़ा सा अलगाव होता है। तो वीक एंटिटी क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या है, अभी हम देख लेंगे। क्लियर हुई बात, ये सिंबल्स आप एकदम याद कर लो, ठीक। नेक्स्ट, हम ईआर डायग्राम में क्या पढ़ने वाले हैं, देखो आप, हम ईआर डायग्राम में मेन 3 ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला तो एंटिटी, दूसरा एट्रीब्यूट्स, तीसरा रिलेशनशिप। देखो एंटिटी क्या है, एंटिटी होता है रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एंटिटी कहते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम पढ़ रहे थे, प्रोग्रामिंग, तो हमने देखा कि कार, पर्सन, एनिमल, ये सब क्या है, रियल टाइम एंटिटीज हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं। तो रियल वर्ल्ड एंटिटीज को ही यहां पर एंटिटी कहा गया है, ठीक है। कोई भी आप नॉर्मल रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एंटिटी कहेंगे, ठीक है। अब एंटिटी 2 तरीके की होगी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होता है जिसका खुद का एग्जिस्टेंस होता है, जबकि वीक एंटिटी वो एंटिटी होते हैं जिनका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग एंटिटी या नॉर्मल एंटिटी पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, उनके कारण वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे किसी कंपनी में कोई क्या है, कोई इंप्लॉय है, ठीक है, इंप्लॉय, तो इंप्लॉय क्या होगा, एक पर्सन होगा, ये एक एंटिटी है, राइट। लेकिन इसके डिपेंडेंट्स, जैसे डिपेंडेंट्स होता है ना कई बार, नॉमिनी डिपेंडेंट्स की कौन कौन इसके डिपेंडेंट है, तो ये जो डिपेंडेंट है, मान लो उनकी वाइफ, उनका लड़का, उनका बच्चा, उनकी माता पिता, ये जो डिपेंडेंट हुए, अगर ये कंपनी में ये इंप्लॉय नहीं होगा तो ये डिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे डेटाबेस में, राइट। समझ रहे हो आप बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप एक कंपनी के डेटाबेस के फॉर्म से देखिए, के पर्सपेक्टिव से देखिए कि अगर एक कंपनी में कोई इंप्लॉय है तो जो डिपेंडेंट है वो इस इंप्लॉय पर डिपेंड कर रहा है, राइट। अगर ये इंप्लॉय उस कंपनी से हट जाए तो ये डिपेंडेंट जो है ये अपने आप हट जाएंगे, यानी कि ये जो जबकि ये भी एंटिटीज हैं, कोई पर्सन है, ये भी वाइफ, माता, माँ बाप, ये सब क्या है, ये भी एंटिटीज है रियल वर्ल्ड के। लेकिन इस डेटाबेस के लिए, इस पर्टिकुलर सिनारियो में ये क्या है, ये खुद का एग्जिस्टेंस इनका नहीं है डेटाबेस में, ये एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ये इंप्लॉय एग्जिस्ट करता है, राइट। दैट ऐसे एंटिटीज, इस टाइप वाले एंटिटीज क्या कहलाते हैं, वीक एंटिटीज, जो किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के कारण एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ गए बात। तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग एंटिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेक्टेंगल, और वीक एंटिटी के लिए डबल रेक्टेंगल। ये आपको दिमाग में एकदम रख लेना है, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट, हर एंटिटी के पास, हर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमने क्लास में भी देखा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी देखा था, क्लास के फॉर्म में, है ना। हर ऑब्जेक्ट का क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ उसके पास एट्रीब्यूट्स होंगे, है ना। नाम होगा, रोल नंबर होगा, अगर वो स्टूडेंट है तो, है ना, क्लास होगा। इसी तरह एम्प्लॉय है तो उसके पास एम्प्लॉय आईडी होगा, है ना, उसका पेमेंट होगा, उसका सरनेम होगा, उसका एड्रेस होगा, ये सब उसके क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स 4 तरह के होते हैं, आप यहीं से देख लो, ये बहुत मदद करेंगे दूसरे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में, ठीक है। एक होता है की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट वो होता है जो हर
ऑब्जेक्ट का या हर एंटिटी का अलग अलग होगा, सेम नहीं हो सकता, उसको कहते हैं की एट्रीब्यूट। ये डेटाबेस जो मैंने वीडियो रिकमेंड किया आपको, उसमें देखेंगे आप तो आपको की समझ में आ जाएगा। तो एक की होगा जो की एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स में से एक की एट्रीब्यूट होगा। दूसरा कंपोजिट, जब एक एट्रीब्यूट दो तीन चीजों से मिलकर बना हो उसे कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे जैसे मान लो ये एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय, ठीक है, तो इसके पास एक एट्रीब्यूट है नेम। क्या है? नेम। देखो ओवल से दिखा रहा हूं मैं, ये एट्रीब्यूट है। अब ये नेम तीन पार्ट में हो सकता है। कैसे? फर्स्ट नेम, राइट, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक है, ये भी ओवल होंगे। लेकिन अब ये कैसा बन गया? ये जो नेम है ये कैसा बन गया? कंपोजिट एट्रीब्यूट बन गया। व्हाई? बिकॉज अब ये तीन चीजों से मिलकर बन रहा है, फर्दर ये तीन चीजों में डिवाइडेड है, राइट, समझ गए? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जैसे किसी किसी पर्सन के दो नंबर्स होते हैं, तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल ओवल का प्रयोग करते हैं, ऐसे डबल लाइन ओवल। तो ये क्या बताएगा कि ये जो फोन नंबर है ये किसी एक पर्सन के लिए दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार। मल्टी वैल्यूड, ये एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यू कंटेन करेगा। जैसे नेम, ये सिंगल वैल्यूड है, ये एक ही नेम होगा किसी का, बट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो डबली ओवल से दिखाया जाता है, इसका मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में एक ही पर्सन के लिए बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं। ध्यान रखना, ये जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है, ये ईआर डायग्राम और आरडीबीएमएस दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आरडीबीएमएस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता है, समझ रहे हो आप बात, और ईआर डायग्राम इसको सपोर्ट करता है। तो जब ईआर डायग्राम, चूंकि ये कॉन्सेप्ट है, तो इससे जब हम आरडीबीएमएस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हमें ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को स्पेशली ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डायरेक्टली आरडीबीएमएस में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ठीक है। उसके बाद डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को ऐसे समझो आप कि जैसे किसी का आपने डेट ऑफ बर्थ ले लिया, मान लो डीओबी आपने स्टोर कर लिया एज एन एट्रीब्यूट किसी पर्सन का, एक ये पर्सन है, ठीक है, तो इसका जो एट्रीब्यूट है क्या? एज। देखो एज को अलग से स्टोर करने की जरूरत नहीं है, आप इस डीओबी से एज को कैलकुलेट कर सकते हो, राइट, समझ रहे हो? तो ये जो एज है ये कैसा हो गया? अब डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ये डिराइव किया जा सकता है किससे? किसी दूसरे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट्स हैं उसकी मदद से इस वाले एट्रीब्यूट को आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब डिराइव कर सकते हो, दूसरे की मदद से ले आ सकते हो। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स को हम इस तरह ये डॉटेड ओवल से दिखाते हैं, ये ध्यान रखना, ये उस वाले टेबल में नहीं है। ये डॉटेड ओवल या डॉटेड एलिप्स से किसको दिखाते हैं? डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को। क्लियर है बात, समझ में आ गई? ये एक नई चीज है, इसको ध्यान रखो। ऐसे डॉटेड डॉट 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 करके जब आप ऐसे बनाओगे ना क्या इलिप्स, तो ये क्या दिखाएगा? डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स यहां रहेंगे। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किसी दूसरे नॉर्मल एट्रीब्यूट्स की मदद से डिराइव किए जा सके या निकाले जा सके। क्लियर है? अब रिलेशनशिप क्या होता है? दो एंटिटीज या एक ही एंटिटीज का आपस में या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच आपस में रिलेशन क्या है, रिलेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए रिलेशनशिप का प्रयोग किया जाता है। रिलेशनशिप इज अ कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज और मोर देन टू एंटिटीज, ठीक है। रिलेशनशिप बहुत तरीके के हो सकते हैं, 1 to 1, एक एंटिटी का एक चीज दूसरे एंटिटी के एक ही चीज से रिलेटेड है, उसे कहते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। पहले वाले का एक दूसरे वाले के बहुत सारे से रिलेटेड है, उसे कहते हैं 1 to many। जैसे एक एम्प्लॉय का बहुत सारे डिपेंडेंट हो सकते हैं, 1 to many, ठीक है। एक एम्प्लॉय की एक ही वाइफ होगी, है ना, या एक ही अकाउंट नंबर होगा, तो ये 1 to 1 हो गया। समझ में आया? मेनी टू वन का मतलब होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ही क्लास में पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये मेनी टू वन हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट एंटिटी का जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ के मेनी यहाँ के ऑब्जेक्ट्स क्लास के एक ही ऑब्जेक्ट से रिलेट होंगे, तो इसे मेनी टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। मेनी टू मेनी को ऐसे देख दो कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे गेम खेल सकते हैं। तो मान लो एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, तो उसमें अलग अलग 10 फुटबॉल खेल रहे हैं, 10 क्रिकेट खेलते, तो समझ रहे हो ना आप, ग्रुप का जो गेम है। और कई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो क्रिकेट भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, बैडमिंटन भी खेल रहा है ना, तो ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हुआ, ठीक है। गेम एक तरफ एंटिटी है, एक तरफ स्टूडेंट एंटिटी है। क्लियर है? ये छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, इतने ज्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है, बस समझने के लिए मैंने आपको बता दिया। देखो आप यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम एग्जांपल के लिए आप समझ लो क्या दिखा रहा है इसमें। कस्टमर क्या है? एक एंटिटी है, ठीक है। और कस्टमर के पास ये 1 2 3 4 क्या है? एट्रीब्यूट्स है। उसमें से ये जो जहां पे ये बार लगा हुआ है, ये क्या दिखा रहा है? की एट्रीब्यूट को। कस्टमर आईडी यूनिक है, हर कस्टमर का ये डिफरेंट होगा, तो कस्टमर आईडी इसे कहेंगे हम क्या? की एट्रीब्यूट है ये, ठीक है। कस्टमर नेम ये नॉर्मल एट्रीब्यूट हो गया, कस्टमर स्ट्रीट नॉर्मल एट्रीब्यूट, कस्टमर सिटी नॉर्मल, ये 4 एट्रीब्यूट है कस्टमर एंटिटी के। कस्टमर एंटिटी को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया। ये जो इलिप्स है ये वाला, इससे क्या रिप्रेजेंट किया हमने?
एट्रीब्यूट्स को, ठीक है, डबल से हम मल्टी को करते हैं, डैश्ड एट्रीब्यूट, वही डॉटेड या डैश्ड एट्रीब्यूट से क्या डिराइव्ड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अंडरलाइन से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, प्राइमरी की को, वही की एट्रीब्यूट को। क्लियर है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये है बोरोवर रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप है जो दिखा रहा है कि कस्टमर बोरोवर है, किसका, लोन का, कस्टमर बोरोवर है लोन का, ये ऐसे रिलेशनशिप होते हैं। अब ये जो लोन है खुद एक एंटिटी है, क्योंकि डेटाबेस में लोन को स्टोर करना पड़ेगा, डेटाबेस के लिए एक एंटिटी है, और इस लोन के पास, हर लोन के पास क्या होगा, एक की एट्रीब्यूट है लोन नंबर, जो कि हर लोन का डिफरेंट होगा, और अमाउंट, हर लोन का अमाउंट डिफरेंट हो सकता है। ये दो एट्रीब्यूट इसके हो गए, समझ गए, एक छोटा सा एग्जांपल ER डायग्राम का, ठीक है। आगे हम देखते हैं एंटिटी सेट क्या होता है। एंटिटी सेट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, बट यहाँ लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में उनको ही हम एंटिटी कहते हैं, जैसे कोई पर्सन, कंपनी, इवेंट, प्लांट, है ना, एनिमल, कुछ भी, ठीक है। एंटिटीज है क्या, एट्रीब्यूट्स, पीपल हैव नेम्स, एड्रेस, ये सब क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। एन एंटिटी सेट इज एन एंटिटीज ऑफ द सेम एंटिटीज, एक ये तो एंटिटी हो गया। एंटिटी सेट मतलब जैसे स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट एक एंटिटी है, राइट, और हम कहें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टूडेंट्स क्या हो गया, एंटिटी सेट। स्टूडेंट टाइप के बहुत सारे इसमें एंटिटी हो गए, समझ में, ऑल पर्संस, कंपनीज, ट्रीज, हॉलीडेज, समझ रहे हो, एक से ज्यादा चीजें जब आ गई तो उसे हम एंटिटी सेट कहते हैं। क्लियर है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल है किसका, एक टेबल है, देखो दो टेबल है इसमें, एक कस्टमर टेबल है, कस्टमर टेबल के पास ये कस्टमर आईडी कॉलम है, ये कस्टमर नेम कॉलम है, कस्टमर स्ट्रीट कॉलम है, कस्टमर सिटी कॉलम है, और ये लोन के लिए पहला वाला लोन नंबर है, दूसरा वाला अमाउंट है। ये एक डेटाबेस RDBMS में आपको दिखाया गया, ठीक है। इसी का वो हमने डायग्राम देखा था, जो ऊपर हमने डायग्राम देखा ना, थोड़ा सा प्रीवियस बैक करोगे वीडियो को तो आपको दिखेगा। तो इसको हमने कैसे ER डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया था, ये इसको हमने ऐसे लगा दिया था ओवल में, इन चारों को ओवल में डाला था, राइट, ओवल में, और कस्टमर को ऐसे रेक्टेंगल में, और इन शब्दों को ऐसे जोड़ दिया था, याद है। और इसके बीच बोरोवर नाम का एक क्या बनाया था, रिलेशनशिप, और यहाँ से एक लोन नाम की एंटिटी बनी थी, और इसमें क्या बनाया था हमने, पहला ओवल, दूसरा ओवल, पहला ओवल में क्या लगा, लोन नंबर, है ना, और इस पर ये लगाया क्योंकि ये की है, और उसके बाद अमाउंट, ठीक है, और इनके बीच रिलेशनशिप कर दिया, ठीक है। क्लियर है। देखो आप एक और ER डायग्राम जिसमें सारे मल्टी वैल्यूड, कंपोजिट, ये सब चीजें आती है। देखो एक कंपोजिट होता है, कंपोजिट हमने पढ़ लिया है, एक से ज्यादा, जिसमें मतलब एक एट्रीब्यूट जब एक से ज्यादा चीजों में टूट जाए तो उसे हम कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं। मल्टी वैल्यूड भी बता दिया, एक से ज्यादा वैल्यू कंटेन कर पाए एक ही एट्रीब्यूट, और डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट के आधार पर डिराइव किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर ये जो नेम है, यहाँ पर कंपोजिट एट्रीब्यूट है, देख रहे हो, कई बार आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसमें से कौन है, ठीक है। ये की एट्रीब्यूट है, ये फोन नंबर, मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट, डबल ओवल से यूज किया गया। डेट ऑफ बर्थ हमने स्टोर कर लिया, और ये एज क्या है, देखो डैश 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 टाइप बनाया गया ना, दिस इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स, ये डेट ऑफ बर्थ से आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी एंटिटी है, सॉरी, ये कस्टमर का ही एक दूसरा एट्रीब्यूट है, एड्रेस, देखो ये एड्रेस फिर ये 3 मल्टी वैल्यूड से जुड़ा हुआ है, और फिर उसके अलावा एक स्ट्रीट, इसका एक एट्रीब्यूट है स्ट्रीट, जो खुद फिर 3 चीजों से जुड़ा हुआ है, देख रहे हो बात। तो ये जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है ये किसी भी लेवल पे जा सकता है, एड्रेस खुद एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, और उसका एक एट्रीब्यूट स्ट्रीट वो खुद भी एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है ना, तो ये किसी भी लेवल पे जा सकता है, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। तो इस डायग्राम में मैक्सिमम चीजें मैंने आपको दिखा दी, रिलेशनशिप आपको पिछले वाले डायग्राम में दिखाई दिया था, है ना, तो लगभग ER डायग्राम आपका खत्म हो चुका है, ठीक। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। देखो आप, ये एक वीक एंटिटी के साथ एक रिलेशनशिप डायग्राम है, जैसे एक लोन है मान लो, तो हर लोन के साथ कुछ ना कुछ पेमेंट जुड़ा रहेगा, और ये पेमेंट डेटाबेस में तभी आएगा जब लोन होगा, लोन जैसे ही खत्म हुआ पेमेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, तो ये वीक एंटिटी हो गया जो डिपेंड कर रहा है किस पर, लोन पर, ठीक है। और उसके बीच एक रिलेशन है लोन पेमेंट। तो जब क्या होता है, जब आप एक वीक एंटिटी को किसी नॉर्मल एंटिटी से रिलेशनशिप के थ्रू जोड़ते हो तो क्या हो जाता है, फिर आपको ये रिलेशनशिप को भी डबल करना पड़ता है, इसको कहते हैं वीक रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, वीक, कमजोर रिलेशनशिप। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, डबल डायमंड से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, वीक रिलेशनशिप। और ये कब काम आता है, जब आप एक नॉर्मल एंटिटी को वीक एंटिटी के साथ रिलेट कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है। अब आप इसमें देखोगे, ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं ना। वीक एंटिटी बस शो करने के लिए होता है ताकि जो ER डायग्राम को रीड कर रहा है वो समझ जाए कि ये डिपेंड कर रहा है इस पर, क्लियर है। चीज और आप यहां ध्यान से देखिए कि जो वीक कोई भी रिलेशनशिप है, आपने अभी तक जितने रिलेशनशिप देखे उसमें 2 चीजों को वो जोड़ रहा होता है, 2 एंटिटी को, एक यहाँ एंटिटी एक यहाँ एंटिटी, 2 एंटिटीज को आपस में रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं बाइनरी रिलेशनशिप। क्या कहते हैं,
बाइनरी रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन हर बार एक रिलेशनशिप दो ही एंटिटी को जोड़े ये जरूरी नहीं है। कई बार एक रिलेशनशिप दो से ज्यादा एंटिटीज को आपस में कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ठीक। हालांकि ज्यादा एंटिटीज को कनेक्ट करने वाले रिलेशनशिप हम यूज करते नहीं है, बट कर सकता है। तो वैसा ही एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला देखो, इसमें टर्नरी रिलेशनशिप है। टर्नरी क्यों? तीन चीजों को जोड़ रहा है। ये रिलेशनशिप है वर्क्स ऑन, और ये एक एम्प्लॉई एंटिटी, ये ब्रांच एंटिटी एंड ये जॉब एंटिटी, तीन एंटिटीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसको कहते हैं टर्नरी रिलेशनशिप। का अगर इससे बात आए तो आप बता सकते हैं। तो इसमें तीन एंटिटीज आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। कई बार ईआर डायग्राम में रोल्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रोल्स में लिखा रहता है, ठीक है। तो जैसे देखो, एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय ही मैनेजर होता है और एक एम्प्लॉय ही वर्कर होता है। तो ये जो रिलेशनशिप है वर्क्स फॉर, देखो ये एक ही एंटिटी से जुड़ा हुआ। कई बार ऐसा भी होता है एक ही एंटिटी आपस में रिलेट हो रहा है किसी रिलेशनशिप से। देखो ये रिलेशनशिप इसी एंटिटी को इसी से जोड़ रहा है, समझ रहे हो बात? क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय ही, मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है और वर्कर भी एक एम्प्लॉय है, ठीक, क्लियर है। तो इसको ऐसे देख सकते हो, एम्प्लॉय या फिर वर्कर्स वर्क्स फॉर मैनेजर, समझ गए? वर्कर्स वर्क फॉर मैनेजर। तो ये जो वर्कर है ये रोल है, यानी कि जो एम्प्लॉय होगा उसके डिफरेंट रोल होंगे। तो यहां पर हमने एक ही एंटिटी के बीच में जब रिलेशनशिप बनाया तो वहां रोल जोड़ दिया। इससे क्या पता चल गया कि जो वर्कर रोल वाले एम्प्लॉय होंगे वो मैनेजर रोल वाले एम्प्लॉय के अंडर काम करेंगे या उनके लिए काम करेंगे, समझ गए? इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अगर रोल इस तरीके से लिखा है, ये रिलेशनशिप का ये जो कनेक्टर लाइन है इस पर अगर रोल लिखा है तो समझ जाना कि ये रोल को बता रहा है। किसको बता रहा है? रोल्स को, ठीक है। नेक्स्ट, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होता है? कई बार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यह डायग्राम में। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि जब आप एक रिलेशनशिप बना रहे हो दो एंटिटीज के बीच, तो ये वाला एंटिटी, ये बाइनरी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। बाइनरी रिलेशनशिप मतलब बाइनरी रिलेशनशिप, दो ही एंटिटीज को आपस में जोड़ना चाहिए रिलेशनशिप, ठीक है। तो दो एंटिटीज हैं, ये 1 ये 2, और इसके बीच में एक रिलेशनशिप है, डायमंड शेप है, ठीक है। तो इस एंटिटी के कितने एलिमेंट्स या कितने ऑब्जेक्ट्स या कितने एंटिटीज और इस एंटिटी सेट के कितने एंटिटीज आपस में कनेक्ट होंगे इस रिलेशनशिप से, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मीनिंग होता है, आपने डीबीएमएस आरडीबीएमएस में भी कार्डिनलिटी पढ़ा होगा, जो वीडियो मैंने आपको सजेस्ट किया है उसमें भी आपने कार्डिनलिटी पढ़ा होगा। तो कुल मिला के उसी तरह का है ये, कि इस एंटिटी का कितने रोज और इस एंटिटीज के कितने रोज आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। इसके आधार पर हम 4 तरीके के कार्डिनलिटी देखते हैं रिलेशनशिप में। कार्डिनलिटी हमेशा कहाँ होगा? रिलेशनशिप में। एक 1 to 1, इसका एक इसके एक से जुड़ेगा, डायरेक्ट 1 to 1। हर स्टूडेंट का क्या होगा? एक क्लास होगा, दैट इज 1 to 1, ठीक है। 1 to many, एक स्टूडेंट 4 टीचरों से पढ़ सकता है ना, अलग अलग सब्जेक्ट है, या एक स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट पढ़ सकता है, ये 1 to many हुआ, ठीक है। एक ही स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, दैट इज 1 to many। many to 1, बहुत सारे बच्चे एक ही टीचर से पढ़ सकते हैं, दैट इज many to 1, क्लियर है। many to many, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे टीचर्स से पढ़ सकते हैं, दैट इज many to many। समझ गए बात? 4 तरीके की कार्डिनलिटी होती है। इसको ईआर डायग्राम में कैसे शो करते हैं जरा हम उसको देख लेते हैं। देखो ये यहां पे क्या लिखा है, आप ये पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। कई बार क्या होता है, एरो यूज किया जाता है वन कार्डिनलिटी को शो करने के लिए। कई बार एरो ना यूज करके नॉर्मल लाइन ही यूज किया रहेगा। ऐसे ये रिलेशनशिप है मान लो, तो जैसे यहाँ पर एरो बनाया गया है तो एरो नहीं रहेगा। मान लो ये कस्टमर था और ये लोन है, ठीक है, तो एरो नहीं रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिख देगा? 1। अगर 1 लिख देगा मतलब समझ लो कि इस वाले एंटिटी का कार्डिनलिटी कितना है? 1। और यहाँ लिख दिया जाएगा n मतलब समझ रहे हो? मेनी। 1 मतलब 1 और n का मतलब है मेनी, ठीक है। अगर यहां भी 1 रहे तो ये 1 to 1 हो गया, अगर यहां n हो जाए तो मेनी हो गया। समझ रहे हो बात? और एक नोटेशन ऐसा है जिसमें क्या किया जाता है, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो दिखा दिया जाता है, और 1 से ज्यादा मतलब मेनी को दिखाने के लिए नॉर्मल एरो नहीं दिखाया जाता, खाली नॉर्मल ऐसे लाइन यूज किया जाता है, क्लियर है। तो हम दूसरा वाला नोटेशन यूज कर रहे हैं, एरो मतलब दोनों तरफ एरो है, मतलब एक कस्टमर एक ही लोन ले सकता है इस डिजाइन में, ठीक है। इस डिजाइन में क्या कॉन्सेप्ट है कि एक कस्टमर एक ही लोन ले सकता है, क्लियर है बात। इसमें देखो एक कस्टमर
बहुत सारे लोन बोरो कर सकता है। एक कस्टमर एक ही होना चाहिए, लोन बहुत हो सकते हैं। देखो यहाँ पर एरो नहीं है, मैं बहुत लोन ले, इस डिजाइन का मतलब है, इस डिजाइन में हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे कि एक कस्टमर बहुत सारे लोन ले सकता है। ठीक है, इस डिजाइन में देखो, इस डिजाइन में है कि बहुत सारे कस्टमर एक लोन ले सकते हैं मिलकर, बहुत सारे कस्टमर एक लोन ले सकते हैं, क्योंकि लोन का जो कार्डिनलिटी है वो 1 है, लेकिन कस्टमर्स का कार्डिनलिटी क्या है, n है। तो बहुत सारे कस्टमर्स एक लोन ले सकते हैं। क्लियर है? और ये क्या है, मेनी टू मेनी, बहुत सारे कस्टमर्स बहुत सारे लोन्स ले सकते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स बहुत सारे लोन ले सकते हैं। तो ईआर डायग्राम में ये आसानी से शो किया गया रिलेशनशिप को, कार्डिनलिटीज को। देख रहे हो ना, केवल एरो और उसकी मदद से। तो कार्डिनलिटी को दिखाने के लिए दो तरीके के नोटेशन मैंने बताया। एक तो आपने देख लिया अपने सामने, एरो जिधर हो उधर 1 है, ठीक है, जिधर एरो नहीं है उधर मेनी है। बट एक दूसरा भी मैं बता देता हूं, जैसे अगर 1 to 1 इसको शो करना है, 1 to 1 मान लो इसमें हमें 1 to 1 दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इधर भी 1 कर देंगे, इधर भी 1 कर देंगे। ये एक दूसरे नोटेशन की बात कर रहा हूं, तो क्या हो गया, ये हम समझ जाएंगे, या ईआर डायग्राम पढ़ने वाला समझ जाएगा कि एक कस्टमर एक ही लोन ले सकता है। ठीक है, अब मान लो 1 to मेनी शो करना है, तो हम इधर 1 रहने देंगे, इधर n कर देंगे, तो हम समझ जाएंगे कि एक कस्टमर बहुत सारे लोन ले सकता है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्या, मेनी टू 1। ठीक है, मेनी टू 1, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर की तरफ n कर देंगे, लोन की तरफ 1 कर देंगे। बहुत सारे कस्टमर एक लोन ले सकते हैं, समझ रहे हो बात। और मेनी टू मेनी, मेनी टू मेनी क्या होगा, इधर भी n इधर भी n, मेनी टू मेनी, बहुत सारे कस्टमर्स बहुत सारे लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरा नोटेशन भी मैंने आपको समझा दिया। तो ईआर डायग्राम से रिलेटेड मैंने सारी चीजें आपको इस वीडियो में बता दी है। आई होप आपको समझ में आई होगी। आसान है, बस आप थोड़ा सा एक बार 2 बार वीडियो देखना, मेरे हिसाब मैं सजेस्ट करूंगा आप 2 बार वीडियो को देखें, और जो मैंने शुरू में सिंबल्स का टेबल दिया उसको आप याद कर लें। और ऐसा नहीं है कि खाली आप सिंबल्स को देखकर रुक जाएं, थोड़ा ये वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको उसके यूजेस समझ में आए, कहां पे यूज कैसे होगा। आप 2 बार वीडियो अगर देख लोगे तो आई होप कि ईआर डायग्राम से आने वाले सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व आसानी से कर दोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वो जो मैंने वीडियो रेफर किया है आपको, उसको आप जरूर देखें, तभी ये पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और आपको एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।